हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 5MG। चलिए, एनवायरनमेंट के लेक्चर में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव विविधता पर। ठीक है, उससे पहले कई लोगों के मन में जो डाउट है वो पहले क्लियर कर देता हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेके। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? जॉन हिंडला ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था। किसके बारे में? ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना आप याद रखेंगे, जोसेफ कोरियर। ठीक है, जोसेफ कोरियर। ठीक है, आप याद रखेंगे जोसेफ कोरियर। इसके है ना, सबसे पहले संकल्पना किसने दी थी? संकल्पना अगर पूछे ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो जोसेफ कोरियर के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, मेन नाम है आपको जोसेफ कोरियर। ठीक है, सर्वप्रथम जॉन हिंडला मैंने उसको मेंशन किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैव विविधता पर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आइए समझते हैं कि जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो सजीव प्राणी जो होते हैं, सजीव प्राणी यानी कि जिनमें जीव है, जैसे कि पौधे एवं जंतु, है ना, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सजीव प्राणी यानी कि पौधे और जंतु की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जैव विविधता मतलब समझ आ गया? जैव विविधता का मतलब होता है कि जीवों के बीच में जो विविधता पाई जाती है। ठीक है, हाँ, जीवों के बीच में किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो भी विविधता पाई जाती है, जो भी विविधता यानी कि जो भी विभिन्नता पाई जाती है, विषमता पाई जाती है, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिभाषित भी हुआ है यहाँ पे जैव विविधता के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए कि पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ आगे, है ना, यहाँ पे समझाते हुए लिखा है मैंने आपको जो बताया। ठीक है, लिखा हुआ है जैव विविधता से आशय जीवों की उस विविधता और संख्या से है जिसमें पौधे और पशु दोनों सम्मिलित हैं, है ना, और जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या जितनी अधिक होती है, जैव विविधता को उतना ही अधिक संपन्न माना जाता है। क्योंकि आपको पता है जीवों मतलब जितने भी जो पशु पक्षी हैं, है ना, अभी जो राजस्थान में करीबन 50,000 पक्षियों, लगभग 50,000, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार देखिएगा आप, है ना, लगभग 50,000 के आसपास जितने भी पक्षी हैं उनकी मौत हुई थी, है ना। तो इतने ज़्यादा मात्रा में जो पक्षियों की जो मौत हो रही है, तो भाई जबकि उनका क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में ये सब होना क्या है? जरूरी है ना। पारितंत्र, भाई पारितंत्र ही है आपका क्या? पौधे और आपके जो जीव है ना, वातावरण जो है, ये सब मिलके कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो जीवों के बीच में विभिन्नता होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा विभिन्नता पाई जाएगी ये पारितंत्र के लिए उतना ही अच्छा होगा, है ना। ये जैव विविधता को उतना ही अधिक संपन्न माना जाएगा। ठीक है, ताकि ये जो ह्यूमन लाइफ है ना, वो चलती रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा विविधता होगी, है ना, जितनी ज़्यादा विविधता होगी उतना ही मतलब डर कम रहेगा। ठीक है, डर कम रहेगा यानी कि देखिए कोई भी चीज़, जैसे IUCN का जो रेड डाटा लिस्ट होता है, इसमें पशु पक्षियों के, है ना, संकटापन्न, आप है ना क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, संकटापन्न प्रजाति जो होते हैं उनके बारे में उनमें उल्लेख किया जाता है ना। तो जितनी ज़्यादा विविधता होगी तो संरक्षण का उतना डर हमको करना नहीं पड़ेगा, संरक्षण उतना करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझ आ गया आपको जैव विविधता। जैव विविधता अगर एक लाइन में समझिए तो पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले इसको किसने दिया था? तो इसको E.O. विल्सन ने दिया था। ठीक है, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, जैव विविधता का महत्व क्या है, उसको डिस्कस करते हैं कि जैव विविधता का महत्व क्यों जरूरी है, जैव विविधता। ठीक है, देखिए जैव विविधता का जहाँ पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से विशेष महत्व है। ठीक है, सबसे पहले जैव विविधता का महत्व क्यों है? तो पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। मैंने आपको बताया भाई पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन, है ना, और पारिस्थितिक संतुलन में आपका ये पशु पक्षी भी तो आएंगे आपके, जो है ना, जो अभी विलुप्त होते जा रहे हैं, है ना। तो जितना ये है ना, डाइवर्सिटी होना चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ऐसा विलुप्त का
है ना, ऐसा सिचुएशन ना आए, ठीक है। इसलिए महत्व तो सबसे पहले तो यही बनता है कि पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन के बीच में क्या रहे, संतुलन बना रहे, ठीक है। इसलिए इस दृष्टि से इसका विशेष क्या है, महत्व है, ठीक है। और मनुष्य के लिए भी क्या है, इसका महत्व कम नहीं है। क्यों कम नहीं है भाई? क्योंकि हमारे आसपास में पाए जाने वाले जीव जंतु, वृक्ष और लताएं, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए जैव विविधता है ना, मतलब छोटे से अणु से लेके बड़े से बड़े बायोम तक, ठीक है ना, बड़े से बड़े बायोम तक, बड़े से बड़े वातावरण, है ना, बड़े से बड़े बायोम का मतलब है बड़े से बड़े वातावरण तक जीवों के बीच में जो पाए जाने वाली विभिन्नता है वही है आपका जैव विविधता, ठीक है। तो जैव विविधता जितना अधिक होगा पारिस्थितिक तंत्र भी उतना ही क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। चलिए महत्व आप समझ गए, है ना, क्या महत्व है इसका। चलिए आते हैं आगे कि जैव विविधता के स्तर पे। तो इसके 3 स्तर होते हैं, आपको याद रखना है, आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक विविधता, ठीक है। चलिए आगे इस पर डिस्कस करते हैं कि ये तीनों कौन सा होते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आनुवंशिक विविधता क्या होती है, ठीक है। आनुवंशिक विविधता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक जीव की पहचान उसके आनुवंशिक संरचना के आधार पर होती है और यह संरचना जीव की विशिष्टता को भी बताती है और एक ही प्रजाति के अलग अलग सदस्यों में क्या है, विभिन्नता हो सकती है, ठीक है। समझ आ गया। जैसे कि मान के चलिए चावल हो गया, देखिए चावल की 50,000 प्रजाति पाई जाती है, ठीक है, और वो एक निश्चित क्षेत्र के आधार पर पाई जाएगी। देखिए भाई चावल की अगर 50,000 प्रजाति मतलब 50,000 अलग अलग किस्म के चावल, है ना, मिलती है। अब जरूरी नहीं कि वो 50,000 एक ही क्षेत्र में मिले, अलग अलग क्षेत्र में मिलते हैं, तो यही है आनुवंशिक विविधता, ठीक है। जैसे आम हो गए तो आम के 1,000 प्रजाति मिलते हैं, वो भी अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्या है, आनुवंशिक विविधता, कि मतलब एक ही प्रजाति रहेंगे। जैसे चावल है क्या है, एक ही प्रजाति है, चावल एक प्रजाति है, लेकिन चावल के उसके अंतर्गत जितने भी जो चावल ही एक अलग अलग उसके क्या है, उसके अलग अलग क्या है उसके, और है ना, अलग अलग प्रजाति के पाए जाएंगे, ठीक है। मतलब चावल एक चीज़ है, चावल के 50,000 किस्म के क्या रहेंगे, उसमें अलग अलग किस्म के क्या रहेंगे, चावल रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे आम हो गया तो आम क्या है ना, एक आम एक प्रजाति है, लेकिन उसके जो सदस्य हैं, मतलब आम के जो अलग अलग कितने किस्म हैं, 1,000 किस्म है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आनुवंशिक विविधता, ठीक है। समझ आ गया कि एक प्रजाति के जीवों में ये विविधता होती है, ये होता है आनुवंशिक विविधता। चलिए दूसरा होता है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता का मतलब है कि इस प्रकार की जैव विविधता एक विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जीवों के मध्य पाई जाती है। एक निश्चित क्षेत्र में, है ना, एक निश्चित क्षेत्र में क्या होगा, प्रजाति के जीवों के मध्य में जो पाई जाएगी वो हो गई प्रजाति विविधता। देखिए आनुवंशिक विविधता और प्रजाति विविधता में अंतर होता है। आनुवंशिक विविधता एक अलग अलग क्षेत्र में होता है, प्रजाति विविधता एक निश्चित या एक विशिष्ट क्षेत्र में होता है, उसको बोलते हैं प्रजाति विविधता, ठीक है। ऐसी विविधता ज्ञात करने के लिए उस स्थान पर उपस्थित सभी प्रजातियों की संख्या की गिनती कर ली जाती है ना। ये डिफिनेशन हमारा लिखा हुआ है। प्रजाति आपको समझ आ गया कि एक विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता होती है प्रजाति विविधता। और आनुवंशिक विविधता क्या, अलग अलग क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता, ठीक है, एक ही प्रजाति के अलग अलग सदस्यों में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं पारिस्थितिक विविधता, ठीक है। पारिस्थितिक विविधता यानी कि इस प्रकार की जैव विविधता एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न अंगों में उपस्थित जीवों में पाई जाती है। हम जो एक्चुअल जो बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं जैव विविधता, एक्चुअल में जैव विविधता है ना, वो पारिस्थितिक विविधता ही है। यानी कि देखिए पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न अंगों में उपस्थित जीवों में पाई जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न अंग यानी कि पेड़ पौधे हों या फिर जंतुओं हों, उनमें जो पाई जाने वाली जो विविधता पाई जाती है ना, तो वही होती है पारिस्थितिक विविधता। देखिए ये जो टॉपिक है हमारा, जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, इससे संबंधित एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी मैं आपको एक डेमो के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपको समझना है, एक मोटा मोटी तौर पे आपको समझना है कि जैव विविधता होता क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकार में क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं हम कि जैव विविधता के संवेदनशील स्थल या फिर हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं। चलिए तो देखिए जैव विविधता के संवेदनशील स्थल या हॉटस्पॉट किसको कहा जाता है। जैसे वर्तमान में अभी
छत्तीसगढ़ में भी ये जो वायरस का जो असर है उसके तहत अलग अलग जोन बनाए गए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन, इस तरीके से, है ना। तो रेड जोन का मतलब क्या होता है, थोड़ा संवेदनशील है वो जगह, क्या है, कैसा है, संवेदनशील। जैसे कोरबा हो गया, वहाँ से बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले, ठीक है, तो वो कैसा हो गया, संवेदनशील। उसी तरीके से जैव विविधता में भी संवेदनशील स्थल बनाए गए हैं जिनको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट्स, ठीक है। अब मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन के फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि वे प्राकृतिक स्थल जहाँ पे निवासरत जातियों की पर्याप्त संख्या हो, ठीक है, कोई भी ऐसा प्राकृतिक स्थल जहाँ पे, वहाँ पे जो निवासरत जो जाति है उनकी पर्याप्त संख्या हो और उनके अधिवास के कारण उस स्थल के प्राकृतिक निवासी या वन्यजीव तथा वनस्पतियों के विभिन्न प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया हो। देखिए कोई भी क्षेत्र में, है ना, वहाँ की जो जाति जो निवासरत है उनकी संख्या तो पर्याप्त हो, वहाँ पे पर्याप्त संख्या हो, लेकिन उस स्थल में, है ना, लेकिन उस स्थल में विभिन्न प्रजातियों का जो अस्तित्व है वो कैसा हो, संकट में हो, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या घोषित किया जाता है, हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है, ठीक है। तो समूचे विश्व में कितना 34 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, मैं आपको बता दूं, और जिसमें से भारत में 2 हॉटस्पॉट हैं, एक है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी घाट, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये है आपका इंडिया, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये होता है पूर्वी घाट, है ना, आप ऐसा पढ़ते हैं, ये होता है आपका पूर्व, ये होता है पश्चिम, ठीक है। तो ये होता है पूर्वी घाट और ये होता है पश्चिमी घाट। तो ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट, ये है एक तो आपका हॉटस्पॉट, और, है ना, ये आपका हो गया पश्चिमी घाट, तो ये है आपका एक हॉटस्पॉट। और इधर जो आपका जो हिमालय है ना, हिमालय जो क्षेत्र है, ये जैसे हमारा इंडिया है, तो इधर जितना जो हिमालय जो है पूर्वी हिमालय, तो ये एक आता है हॉटस्पॉट में, ठीक है। तो दो, भारत में 2 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, एक है पूर्वी हिमालय क्षेत्र और एक है पश्चिमी घाट, ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अब ये IUCN क्या है ना, एक IUCN अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है ना, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, और ये किसकी, है ना, क्या काम करता है, तो जैव विविधता संरक्षण की ही दिशा में एक काम करता है ना, यानी कि जो भी आपका जैसे पशु पक्षी हो गए, है ना, जो भी जैसे विलुप्त हो गए, तो आप सुने होंगे कि एक रेड डाटा लिस्ट जारी होता है, तो वो जो रेड डाटा लिस्ट है वो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है कि ये विलुप्ति के कगार में है, तो इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं। हॉटस्पॉट यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र, प्राकृतिक स्थल जहाँ पे जातियों की तो पर्याप्त संख्या हो, लेकिन उनका जो जाति है वो अस्तित्व, है ना, जातियों का जो भी अस्तित्व है वो संकट में पड़ गया हो, ठीक है, तो उसको हॉटस्पॉट, उनके संरक्षण के लिए, है ना, उनके बचाव के लिए हॉटस्पॉट उनको घोषित किया जाता है, और विभिन्न, है ना, उसको सुविधाएं प्रदान की जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसका संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, जैव विविधता का जो संरक्षण है वो 2 तरीक़ों से किया जाता है। आपको पता है ये इस जैव विविधता का कितना महत्व है ना, कि यह जीवन और सह-अस्तित्व के लिए कितना आवश्यक है, आपको पता है, ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनका संरक्षण किया जाए, और इनका संरक्षण जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण, एक होता है परिस्थानीय यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि जब जीवों व पादपों के संरक्षण के उपाय उनके प्राकृतिक आवासों में किए जाते हैं, माने कि उनका जो संरक्षण है ना, कोई भी जीव है या फिर कोई भी आपके पौधे, है ना, उनका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र, इनको क्या किया जाता है भाई, जहाँ पे संकट है उन्हीं को क्या बना दिया जाता है, उनको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाता है, ताकि उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षण मिले, ठीक है। मान के चलिए कोई ऐसा क्षेत्र है, तो उनको क्या बना देंगे, वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बना देंगे, उसको कवर कर देंगे, है ना, उसको घेर देंगे, तो उसको क्या घोषित कर देंगे, राष्ट्रीय उद्यान, ताकि उनको उनके प्राकृतिक स्थान में ही उसका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। तो ये सब कहलाता है आपका इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि स्वस्थानीय, उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण देना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य हो गया, है ना। और एक होता है परिस्थानीय यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कि वो जीव जंतु और पादपों को, वो उनके प्राकृतिक आवास में क्या हो रहे हैं, वो तेजी से नष्ट हो रहे हैं, तो उनको किसी दूसरे स्थान पे ला के क्या करना, संरक्षण देना, ठीक है। दूसरे स्थान पे जैसे कि होता है आपका, जैसे बीज बैंक होता है ना, बीज बैंक यानी कि उनको अलग जगह पे क्या करना, सुरक्षा, है ना, सुरक्षा संरक्षण देना उनको, ठीक है। वानस्पतिक उद्यान,
जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, ये सब क्या है आपके, ये एक्सिटिव कंजर्वेशन है, यानी कि उनकी प्राकृतिक निवास से उनको हटा के दूसरे स्थान पर उनको क्या किया जाता है, संरक्षण उनका किया जाता है। जैसे बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, जैसे आप चिड़ियाघर सुनते हैं आप, ठीक है, तो उनको एक अलग से उनको स्थान देना है ना, उनके प्राकृतिक आवास से अलग, क्योंकि प्राकृतिक आवास में वो तेजी से नष्ट हो रहे थे, ठीक है, तो इस तरीके से इनका संरक्षण किया जाता है। चलिए एज ए डेमो मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपसे, जो कि एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसमें आपको समझ आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कि देखिए लिखा हुआ है कि भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट है। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या क्या दिया है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, गस करिए। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। याद रखेंगे पूर्वी घाट भी होता है तो आपको घुमाने के लिए दे सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, तो पूर्वी घाट पश्चिमी हिमालय दे सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत के है ना में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से है ना उत्तेजनशील स्थल माने गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप भी बता सकते हैं कौन कौन सा है भाई, तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से आपका आगे का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसी 2011 से 2020 तक के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। जो स्लोगन जो होता है, तो वो जो स्लोगन जो घोषित किया है वो है जैव विविधता दशक, ठीक है। तो जैव विविधता दशक उसको घोषित किया गया है 2011 से 2020 तक को, ठीक है, जैव विविधता दशक, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं, जैव विविधता के जो नाश का क्या कारण है भाई, तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, तो ये सभी कारण क्या है, जैव विविधता के नाश के कारण है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीव विविधता द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बना हुआ है, तो कौन कौन से बेस पे इसका बना हुआ है, ठीक है। तो ये सभी जो है इसके आधार पर इसका अस्तित्व बना हुआ है, मृदा निर्माण है ना, उसके अपरदन की रोकथाम है, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण, तो ये सारे इसके क्या है, रीज़न है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है ये जो केरल का जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली, वहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ना। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो जो आपको जो डेफिनेशन जो था वो आपके समझ के लिए था, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, और बिजी शेड्यूल के चलते अभी 2 दिन तक क्लास नहीं आ पाया था, ठीक है। ट्राई करेंगे कि आगे जल्द से जल्द वीडियो कंटिन्यू आ सके, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।